अब ग्रैंड डॉटर है ना, या ग्रैंड डॉटर इन लॉ, दोनों में क्या है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती हो गई, और ग्रैंड डॉटर इन लॉ का मतलब एक तो मतलब वो हो गई ना ग्रैंड सन की, मतलब ग्रैंड सन जो होगा ना पोता की वाइफ। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि सेम नाम से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए शायद हम आपको गलत लिखवा दिए होंगे, है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखा आप लोगों ने, देखते जा रहे हैं, और लुसेंट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं डेली, डेली उसको करके जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं ना। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस? कौन सा? देखिए अपने मतलब कैपेसिटी के अनुसार आपको जो लग रहा है, जो किताब अच्छे से समझ में आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है। एक और चीज आपको हम बता रहे हैं, एक एडुटेरिया का किताब आया है, मतलब उसमें लगभग 50-50 का जो है ना क्वेश्चन है, और उसमें कम, हाँ 5,000 प्लस वाला, उसको भी आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइव हो गए क्या हम लोग? तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नोट्स रिवीजन के लिए ठीक है, और आप प्रैक्टिस में इसको कर सकते हैं। तो आगे लिखिए, हेडिंग डालिए ना, मतलब पेशवा। दो पेशवा के बारे में हम लोग कल बात कर लिए थे, आज तीसरा आएगा, है ना। इसका नाम क्या है? बालाजी बाजीराव पेशवा, बालाजी बाजीराव मिला के, ठीक है ना। 1740 से लेके कब तक था? 61। नहीं नहीं, अरे ये कैसे आएगा? वो आएगा आपका उस समय ना, नाना साहब जो रहेंगे वो आएंगे आपके कब? 1857 में। उस समय तक तो पूरा विघटन हो जाएगा ना, इसका नाम हो सकता है कि नाना साहब भी इसको बोला जाए। देखिए, नाना साहब है दो, एक नाना साहब है जो आपका कानपुर से लड़ाई करेंगे, हाँ नहीं नहीं, उसको भी नाना साहब ही बोलते हैं। 1857 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 जो है ना, 1857 में कौन, कानपुर से कौन लड़ रहा था? नाना साहेब, ठीक है ना, नाना साहेब बोलते हैं उसको। तो ऐसा बहुत सारा नाम है, आप इसके बारे में लिखिएगा ना, इसको रिवीजन कीजिएगा एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा, लिखिए इसके बारे में। बालाजी, टाइम कब से कब तक है? ऑनलाइन वाले आए हैं नहीं अभी तक? लिखिए, पहला ही लाइन वही लिख लीजिए, इनको नाना साहब ही कहते हैं, लिख लीजिए। बालाजी बाजीराव को ही, को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय, इनके समय, इनके समय मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण था कि बालाजी बाजीराव को, बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। नहीं नहीं, पहला तो शिवाजी,
पहला शिवाजी, दूसरा इन्हीं को। अब इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन ये पूछा है महाराष्ट्र पीसीएस में से बहुत क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो बहुत लोग इसमें बाजीराव प्रथम लिख देते हैं, तो बाजीराव प्रथम इसका आंसर नहीं होगा, बालाजी बाजीराव होगा, जिसका नाम है नाना साहेब। ठीक है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है कि इन्होंने विस्तार बहुत ज्यादा किया। जितना शिवाजी कर रहे थे ना, उसके बाद सर्वाधिक विकास जो भी पेशवा किया है ना मराठा साम्राज्य का विस्तार, वो यही है। इसीलिए इनको बोलते हैं दूसरा संस्थापक। ठीक है, आगे लिखिए। 1749 में 1749 में 49 1749 में साहू जी की मृत्यु के उपरांत मृत्यु के उपरांत उपरांत तथा संगोली की संधि के उपरांत, हाँ संगोली की संधि, संगोली की संधि को आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, सत्रह में मर गया कौन? साहू जी मर गए। साहू जी जब मरे, एक संगोली की संधि भी हुई थी। उसके बाद जो है ना, जो छत्रपति का उपाधि है ना, इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो वही लिखवा रहे हैं आपको। संगोली की संधि के तहत छत्रपति के पद को छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया था। संगोली के संधि क्या लिखे? छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया था और मराठा साम्राज्य का संपूर्ण अधिकार मराठा साम्राज्य का संपूर्ण अधिकार पेशवा के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। पेशवा के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल। एक और चीज समझिए, 1752 वाला पहले लिखिए, उसके बाद समझा रहे हैं। एक झलकी की संधि भी हुई है, पढ़ें इसके बारे में। झलकी की संधि सीडीपीओ में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसके बारे में लिख लीजिए। 1752 में 1752 1752 में 1752 में झलकी की संधि झलकी झलकी की संधि झलकी की संधि के द्वारा झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद के निजाम ने मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आगे लिखिए। 14 जनवरी 1761 14 जनवरी 1761 14 जनवरी 1761 क्यों इंपॉर्टेंट है? थर्ड बैटल है ना। को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के साथ
ने मराठाओं के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मराठा इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हुए। मराठाओं की पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। एक नोट दे के लिखिए, नोट। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका। पानीपत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा। लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। शासन नहीं होगा, है ना। समझ में आया? हाँ, अब एक चीज समझिए। हम लोग जान रहे हैं कि 1761 के आसपास तीसरा युद्ध होगा 14 जनवरी को। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि 1749 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? साहू जी की मृत्यु हो जाएगी। साहू जी के मृत्यु के बाद होगा क्या ना, कि सारा का सारा जो कंट्रोल होगा ना, वो किसके पास आ जाएगा? पेशवा के पास आ जाएगा। और पेशवा जो है ना, वो क्या करेगा? पेशवा एक सुपर इंटेंडेंट पोस्ट पे रहेगा और वो अपना सेनापति नियुक्त करेगा। जैसे 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई, इसमें पेशवा ने भाग डायरेक्टली नहीं लिया। पेशवा के तरफ से, मराठाओं के तरफ से भाग किसने लिया था? सदाशिव राव, है ना, जो कि सेनापति था। उसने मराठाओं का परचम लहराने के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। अब एक आदमी है जिसका नाम है सिडनी ओपन, एक इतिहासकार हुए, है ना। जब पूरी तरीके की घटनाओं को उन्होंने समझा तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई देखो, पानीपत का जो लड़ाई है ना, वो ये कभी सिद्ध नहीं करता कि भारत के ऊपर हुकूमत किसकी होगी। क्योंकि जैसे आप एक चीज और देखिएगा, बाबर आया, पानीपत में एक लड़ाई हुआ 1526 में। बाबर जैसे आया, बाबर लड़ा, पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली का शासक बन गया क्या? वो तो
अभी उसके बाद बहुत लोगों से लड़ेगा, राणा संगा से लड़ेगा, मैदिनी राय से लड़ेगा, बहुत सारा 4 युद्ध लड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अपना ऑटोनॉमी डिक्लेयर करेगा। लेकिन पानीपत की लड़ाई से ये तो सिद्ध हो गया कि जो दिल्ली सल्तनत का, जो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, उसका पावर खत्म और लोदी वंश वहीं पे समाप्त हो गया। ये तो क्लियर हो गया ना कि लोदी वंश तो अब नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी भी शासन करने वाले 2 3 4 उम्मीदवार हैं। एक तो राणा सांगा है, दूसरा मेदिनी राय भी है, जो कंसिस्टेंटली अपना पावर को एक्युमुलेट करना चाह रहा था। क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन जो हम लोग को इतिहास से मिलती है, जो बाबर है ना, वो तो डायरेक्टली इन लोग को, बाबर आया थोड़ा था, उसको बुलाया गया था और इन लोगों को लगा कि बाबर लड़ वड़ के जीत के सब हम लोग को सौंप के चला जाएगा। लेकिन बाबर देखा कि भाई साहब ये तो सोना का भंडार है। यहाँ से मतलब एक तो हमको अपना चाचा वाचा जो है वहां पे अपना पुश्तैनी घर से निकाल दिया अफगानिस्तान से। वहां से जब निकाल दिया है तो हमको तो कहीं ना कहीं का मतलब अपना बनाना पड़ेगा ना वर्चस्व। और हम दिल्ली का जो सबसे बड़ा सल्तनत है, उसका एक वंश है लोदी वंश, उसके मतलब एक ताकतवर इंसान को हरा चुके हैं, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को आप कम मत समझिए, इब्राहिम लोदी इन लोगों को बहुत परेशान करके रखे हुए था, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और भी जो आसपास के जो लोग थे ना, जो हिंदू शासक थे, इन सबको परेशान करके रखे हुए था, सबके नाक में दम किए हुए था। तब जाके इन लोगों ने एक गुट बनाया और गुट बनाने के बाद बोला कि हम क्यों डायरेक्टली इन मतलब इसमें आ जाएं, इंटरफेयर करें, किसी तीसरा आदमी का लेते हैं मदद और उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। बाद में जो तीसरा आदमी होगा उसको लात मार के भगा देंगे यहाँ से। लेकिन तीसरा आदमी सबका बाप निकला। तीसरा आदमी जो आया बाबर, बाबर बोला ठीक है जैसा तो लोग बोल रहे हैं हम सब करेंगे वैसा। लेकिन यहां से क्या हुआ ना, बाबर का माइंडसेट चेंज हो गया। बोला कि यार युद्ध लड़े हम, सबसे ताकतवर आदमी को हम हरा चुके हैं, उसके बाद ये सब छोटा छोटा है। तो ऐसा छोटा छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि पावरफुल नहीं है, तो छोटा छोटा इंसान ये सब है, छोटा छोटा है, तो इन लोगों को भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन समय के साथ तो 26 में लड़ाई किया, उसके बाद कंसिस्टेंट 4 लड़ाई किया। तो वहां से एक चीज तो निष्कर्ष हुआ, पानीपत के पहली लड़ाई से ये निश्चिंत हो गया, मतलब ये निर्णायक हो गया कि अब लोदी वंश यहीं पे समाप्त हो गया, लोदी वंश दिल्ली की गद्दी पे अब नहीं बैठेगा। लेकिन अभी भी दावेदार है, कौन कौन, हिंदू राजा है, बाबर है और भी लोग हैं। तो कभी भी पानीपत की लड़ाई ये चीज निर्धारित नहीं करती है कि भारत में शासन कौन करेगा। ज्यादातर निर्धारित ये करती है कि किसका शासन अब खत्म हो गया, अब कोई दोबारा सीन में नहीं आएगा। सेम थिंग हैपेंड इन 1761। 1761 में क्या हुआ, मराठा तो परचम लहरा रहा था, मराठा इन लोग चाह रहा था कि हमसे संधि कर ले, अफगान वाला चाह ही रहा था ना, अहमद साहब दाली तो इसको बोला भी था, ऑफर दिया था कि आप जो है इस साइड का रखिए, हम इधर का रख लेंगे। ये लोग जिद पे आ गया कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर बोला, अहमद शाह अब्दाली क्रूर आदमी था नो डाउट, लेकिन उसको पता था कि आर्म फोर्सेस जो होता है ना, मिलिट्री फोर्सेस, एक बार अगर इतना ज्यादा बड़ा लड़ाई होगा ना तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो वो पहले समझौता करना चाहा, इससे मिला सदाशिव राव भाव से, इससे मिला, इसको बोला कि आप संधि कर लीजिए। वो अड़ा हुआ रहा कि नहीं, ठीक है ना, कि हम इसको परास्त कर देंगे। कुछ लोगों ने क्या किया, मराठाओं का साथ देने का बात किया था, लेकिन पार्टी बदल लिया, ठीक है ना। मराठा जो चीज सोच कर चल रहे थे ना, देखिए मराठा भी धोखा दिया है, ऐसा नहीं है। जब दिल्ली की गद्दी पे जब बैठा हुआ था कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह जब आया था, याद है ना आपको, नादिर शाह जब आया था उससे पहले इन लोग का संधि हो चुका था बाजीराव प्रथम के समय। लेकिन उसके बाद जब नादिर शाह आया, लूट लाट के ले गया, उस समय हेल्प करने नहीं आया। दूसरा चीज हुआ कि जो आपका निजाम है, निजाम के साथ भी अधीनता तो स्वीकार कर लिया 52 में झलकी की संधि में, लेकिन उसके बाद भी निजाम के ऊपर बहुत सारे जो साउदर्न है ना, उसका पार्ट टूट रहा था। उस समय भी 2 3 बार मदद मांगा, मराठा नहीं गया। और मराठा 1761 में मराठा के खिलाफ सबके दिमाग में ये चीज था कि भाई इसको तो एकदम समय पे धोखा देंगे, और वही चीज हुआ। सब बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, पीछे मुड़ के देख रहा है कोई नहीं, अकेले था। तो लास्ट में ये मतलब स्वाभिमान का लड़ाई हो गया था मराठाओं के लिए। क्योंकि अगर उसको लड़ाई से पहले तक ये सारा जब बात समझौता का हो रहा था ना,
उसको पता चल जाए, जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं लड़ाई करने जा रहे हैं, आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आप 4 आदमी हैं, अगला 10 आदमी है, और आपको 20 आदमी बोल के रखा है कि हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तो आप 20 आदमी को लेके जाइएगा ना। मान लीजिए वो बोलेगा कि तुम लड़ो, हम पीछे से आ रहे हैं, और लड़ाई स्टार्ट हो गया है, होने वाला है, और आप देख रहे हैं कि मेरे पास मात्र 5 ही आदमी हैं, तब तो बुरी तरीके से मार खाएंगे आप, मार खाएंगे ना। वही चीज हुआ, ये लास्ट लास्ट तक जो है ना एक्सपेक्ट किया कि भाई ये आएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ठीक है ना। मतलब वार का मतलब क्या है कि आप सिंहासन चाहते हैं, तो उसमें आपका मोरालिटी वोरालिटी कुछ नहीं होता है। आप अगर मुस्लिम जितने भी शासक हुए हैं ना, आप देखिएगा इन लोगों ने कभी किसी चीज का पालन नहीं किया वैसा। एक हमारे यहाँ पे होता था युद्ध, हिंदू साम्राज्य वाला लोग जो था, 5 बजे शाम में जैसे ही सूर्यास्त हुआ, शंख बज गया, शंख बजने के बाद कोई नहीं आएगा, युद्ध नहीं, मतलब कल सुबह स्टार्ट होगा, कोई मतलब इसमें षड्यंत्र नहीं, कुछ नहीं। तो एक अपना पहले का राजा का ना एक होता था, प्रिंसिपल होता था अपना, कि भाई हमको इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना। लेकिन जैसे ही अफगानी लोग आए, इस्लामी लोग आए भारत की धरती पर, तो हुआ क्या कि जैसे ही ये लोग आए ना, तो इन लोगों ने सबसे पहला युद्ध का पद्धति ही बदल दिया, युद्ध का पद्धति बदल दिया, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिए। अंग्रेज आए, वो और खतरनाक थे, वो और ज्यादा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बांटना स्टार्ट किया। तो ये हमारे कल्चर, हमारे कल्ट का पार्ट नहीं है। आप स्टार्टिंग में जितना भी युद्ध हुआ, आप जब अशोक पढ़ेंगे ना, तो आपको एक आएगा कलिंग का युद्ध। अशोक कलिंग के युद्ध में बहुत पहले समझौता करना चाह रहा था, बोल रहा था कलिंग नरेश को आप सम्मिलित हो जाए, खारवेल जो है। लेकिन भाई लोग क्या बोला कि नहीं, हम लड़ेंगे ही। और उसके बाद कलिंग के युद्ध में इतना खतरनाक मारकाट हुआ कि इसको देखकर अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। यार हम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जब मानवता को ही शर्मसार कर देंगे हम लोग, सिर्फ इसलिए कि इस साम्राज्य का राजा हम हैं। आप तो युद्ध का एक पहलू देख रहे हैं कि आप जीत गए, आप बहुत बड़े साम्राज्य का आपने निर्माण कर लिया, लेकिन जो युद्ध में जितने लोग मारे गए, वो सेम चीज आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, तो भारत का भी यही स्टैंड रहता है। भारत कभी नहीं चाहता कि हम लोग पहले खुद से युद्ध करें। जब तक भारत को कोई परेशान नहीं करेगा, अपने साइड से कभी युद्ध नहीं करता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी देश में भारत अपना फोर्स भेजा हो लड़ाई करने के लिए पहले, समझ रहे ना। तो हमारे देश का कुछ सिद्धांत है, और ये मूल सिद्धांत हम लोगों ने मनुस्मृति से लिया। हमारा जो पहले का जो सनातन धर्म का जो भी व्यवस्था था ना, हम लोगों ने उसको फॉलो किया। आज भी हम लोग क्या है, आज देखिएगा हमारे यहाँ पे बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, मंडोकोपनिषद से लिया गया है, जिसको बोलते हैं कि हमारा सिर्फ इंडिया भारत हमारा परिवार नहीं है, एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और ये हर धर्म, हर देश नहीं सिखा सकता। इसीलिए भारत को बुलाया जाता है कि भारत जो है ना बहुत ज्यादा सहिष्णु है, रिलीजियस टॉलरेंट, कि हम लोग सारे चीजों को एकदम अच्छे से करते हैं। जब हमारा संविधान बना उस समय सेकुलरिज्म था, नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया। जो पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष पे बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या है, नहीं है। तो हमारे देश का प्रिंसिपल है, और यही चीज हुआ। मराठा भी इसी चीज को फॉलो करते थे, क्योंकि हिंदू राजा थे, उन लोगों को लगा कि इस तरीके से काम करें। लेकिन कभी कभी क्या होता ना, राजनीति इतनी ज्यादा हो जाती थी कि जिसके वजह से साम्राज्य के साम्राज्य उजड़ गए, सिर्फ राजनीति के चलते। मान सिंह, जयचंद, जितना है ना इतिहास, इनको कभी भी पॉजिटिव अप्रोच में याद नहीं करेगा। मान सिंह, राजपुताना, जो रतन सिंह हैं, पद्मिनी के हस्बैंड जो थे, उनका कहना था कि भाई साहब, राजपूत वो है ना जिसका धड़ अगर अलग हो जाए ना, उसके बाद भी सर अलग हो जाए तो धड़ लड़ता रहे, वो राजपूत है। लेकिन मान सिंह को क्या किया, मनसब बना दिया अकबर, और मान सिंह उसकी सेना में जाके युद्ध कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा इतिहास में पहलू है जिसके ऊपर डिबेटेबल है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो इन सबको समझना है आपको। तो मराठा का जो युद्ध हुआ, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ से सिचुएशन चेंज हुआ, और यहाँ से षड्यंत्रकारी नीति के तहत मराठाओं की बुरी तरह के से एकदम पराजय हुआ। और जैसे ही मराठा हरा, मतलब एकदम हार गया पूरी तरीके से, तो हुआ क्या, जो इसका पेशवा था, कौन, नाना साहब बालाजी बाजीराव,
इनकी ये खबर सुने और मृत्यु हो गई। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, झलकी का संधि क्या है या किसके साथ हुआ है। दूसरा, तीसरा जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ। तीसरा युद्ध जो था पानीपत का, उसका नेतृत्व मराठाओं की तरफ से किसने किया, है ना, सदाशिव राव। इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कहीं पे भी, आगे और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा संस्थापक किसको बोलते हैं मराठाओं का, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब, है ना, ये चीज है। चलिए आगे। हाँ। हम्म। खत्म हो गया ना। उसके बाद तो जैसे मराठा तो साम्राज्य, वो तो दावेदारी खत्म हो गया, फिर मराठा का थोड़ा थोड़ा जो उसके बाद जो पेशवा बनेगा। एक चीज समझिए, हम समझ गए आपका डाउट क्या, हम समझ गए। देखिए, मराठा अपना परचम जो है यहां तक लहरा दिया है ना, यहां तक है। मराठाओं को अब लग रहा है कि हम इस वाले रीजन में जो दिल्ली है ना, यहाँ पे कब्जा करेंगे। और ये लोग अपना अभियान यहां से लेके चला गया, कूच कहाँ किया, पानीपत की तरफ। पानी और दिल्ली का कुछ एरिया यहां तक भी है, ये वाला है ना, ये दिल्ली का एरिया है, मुगल वहां पे भी है। एक आदमी आता है अफगान से, इस वाले एरिया से, और यहाँ पे ये अपना दावेदारी प्रकट करना चाह रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हार गया। तो इसका जब ये हारा, और वो अब अहमद साहब अब्दाली किसको सौंप के चला गया, मुगल को। वो जीता, जीतने के बाद भी क्या, वो बोला कि हम पैसा वार्षिक इतना लेंगे मुगल के साथ, कि तुम इतना में राज करो, बाकी दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे। फिर यहां से वो चला गया। मराठा तो अब यहाँ पे, क्योंकि पानीपत की लड़ाई हुई तो इसकी आर्मी कमजोर, पराजित भी हो गई, इसका पेशवा मर गया, नया पेशवा बनेगा, नया पेशवा नया रणनीति। तो ये फिर से क्या हो जाएगा ना, इस एरिया में सिकुड़ जाएगा। और उसके बाद से देखिएगा मराठाओं का धीरे 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 क्या हो जाएगा, एरिया जो इतना बड़ा बनाया था ना, वो एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा। कोई भी, अगर आप अंपायर का ग्राफ देखिएगा ना, इधर है मैक्सिमम, इधर है मैक्सिमम, ये टाइम है, इधर मैक्सिमम उसका पीक होता है। तो ऐसे करके ग्राफ बनेगा ये। कोई भी साम्राज्य है वो जीरो से स्टार्ट करेगा, एकदम उत्कर्ष तक पहुंचेगा, और फिर जीरो में आ जाएगा। ठीक है ना, ये है साम्राज्य का नीति। मुगल यहां से स्टार्ट किया, बाबर, अकबर के समय वो क्या हो गया, एकदम पीक पे गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर के समय खत्म। सेम चीज आप अगर ये देखिएगा, आपका कौन सा वंश है, दिल्ली सल्तनत में भी आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये अपना काम किया, थोड़ा सा हुआ, रजिया सुल्तान आई, फिर अचानक से क्या हो, डिक्लाइन, फिर दूसरा आया, खिलजी आया, खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, उसके बाद लोदी। हर एक अंपायर का एक पीक होता है, और उस पीक के समय उसका एरिया, उसका विस्तार, उसका पॉलिसी, उसका नीति सर्वाधिक ज्यादा प्रबल रहता है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी साम्राज्य निर्धारण करता है, उसका ताकत निर्धारण करता है उसका राजा, उसका शासक, उसका शासक किस तरह का। जो बहुत ज्यादा बड़ा शासक है वो तो अमर तो हो के आया नहीं है, वो तो मरेगा, और जैसे ही मरेगा उसके बाद का जो शासक है उतना कुशल हो ना हो इसका गारंटी नहीं है। तो इसीलिए एक बार बढ़ता है, और उसके बाद अच्छा शासक आया तो विस्तार हो गया, खराब शासक आया तो उसका धीरे 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 क्या होगा, पतन होता चला जाएगा। तो यही चीज हुआ, समझ में आया आपको। ऐसा कुछ संधि नहीं है, ऐसा कुछ संधि है नहीं, हुआ भी होगा तो इसका कोई जानकारी हम लोग को मिलता नहीं है ना। हर बार युद्ध हुआ, इसका राजा भी तो मर गया सुन के, अब तो जैसे इसके बाद आएगा ना, अभी तो आएगा माधव, हाँ अभी आएगा। सब एक बोल तो रहे हैं आपको कि अगर आप देखिएगा ना कि एक क्रोनोलॉजी है सब चीज का। पीक पे गया, दूसरा संस्थापक बना, ये भी मर गया, सदाशिव भी मर गया, सेनापति भी मर गया, और वो भी मर गया। फिर अभी बहुत सारे लोग मरेगा, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि मराठा जो साम्राज्य होगा ना, इसका पूरी तरीके से पतन हो जाएगा। और मराठा, अभी तो ये अफगान से लड़ रहा है, मुगल और अफगान, कमजोर हो रहा है मराठा, उसके बाद अंग्रेज इसके ऊपर हुकूमत कर लेगा। इसीलिए फिर आंग्ल मराठा समझौता होगा, युद्ध होगा, और उसके बाद अंग्रेज जीतेगा, उसके बाद मराठा को अपने कब्जा में ले लेगा, पूरा खत्म कर देगा। यही चीज तो होता आ रहा है। बाजीराव प्रथम के समय मराठा
शिवाजी के समय मराठा, और आपके बालाजी बाजीराव के समय मराठा, और आप वही चीज आप देख रहे हैं कि आंग्ल मराठा जब युद्ध होगा, ठीक है ना, उस समय देखिएगा पूरी तरीके से क्या हुआ, उसको सिकोड़ दिया गया, पूरा एकदम अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये होता रहता है, और संधि वंधि का ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हर चीज को आपको बताया नहीं जा सकता, लिखाया नहीं जा सकता, जितना हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। हुआ तो बहुत सारा चीज होगा, एक एक सेनापति का नाम होगा, एक एक जगह पे लड़ा होगा, उसका भी सेनापति होगा, वो अलग जगह पे लड़ा होगा, हाथी में लड़के चढ़ के लड़ा होगा। हर चीज बताया नहीं जा सकता, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आपके पास पूरा जीवन तो है नहीं, मात्र 90 दिन बचा है आपके पास। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि 90 दिन में इतना पढ़ें कि काम भर हो जाए। बाकी एग्जाम एग्जाम पास वास कर लीजिए, टीचर बन जाइएगा, उसके बाद खूब पढ़िएगा, फिर बाल बच्चों की कहानी सुनाइएगा आराम से कि बेटा सो जाओ, ठीक है ना। ये चीज, हाँ, और ये होना भी चाहिए। आप अगर ऐतिहासिक नॉलेज को अगर आप पढ़ेंगे, तभी तो अपने बच्चों को समझाएंगे ना। फिर कहानी सुनाइए भगत सिंह का, फिर तब जाके उसका जीन आपके बेटा में आएगा। बेटा जब से हो रहा है मोबाइल पकड़ लिया है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, नेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। एक आदमी का हम सुन रहे थे भाई साहब, ये रील्स हम देख रहे थे कल परसों, बोल रहा है पुलिस वाले से, सर 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? बोल रहा है कि ठंडा कम हो जाता है। वर्दी पहना हुआ आदमी है वो बोल रहा है कि इस दिन ठंडा जो है ना थोड़ा सा कम होने लगता है, गर्मी आने लगता है, इसीलिए 26 जनवरी मनाते हैं। अरे वीडियो में देखिए भाई। अब ये तो आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि खरीदा हुआ है कि क्या है, जगह पे है मतलब है। कोई अगर जगह पे पहुंच गया है, आप ही अगर कल के डेट में मान लीजिए आपका जॉब हो गया, आप एकदम मेहनत से गए हैं वहां, और उसी साल मान लीजिए कोई पैसा वैसा दे के भी बन गया हो, और आपसे कभी एक गलती हो जाएगा ना, सब बोलेगा अरे ये सब घूस देने वाला टीचर है, सब घूस घूस दे के आया है। उस समय आपको भी खराब लगेगा ये चीज, क्योंकि गेहूं के साथ तो आप क्या सबको सबूत देते चलिएगा क्या, कि नहीं आप हमसे इतिहास से पूछ लीजिए कि सफाई दे। आप कुछ मत कीजिए, आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। देखिए हम मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानने का उत्सुकता उनको ज्यादा है, ठीक है ना। जानने का उत्सुकता आपको है, आप आराम से जानिए, आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बस सोचते हैं कि कहाँ पे सर गलती करे और हम पकड़े, हमको गलत साबित करके आप क्या कर लीजिएगा। सिंपल, अरे नॉर्मल सा चीज है यार, इतना दिल पे नहीं लेना है। एक सिंपल सा चीज है ना, मान लीजिए हम भी इंसान है ना यार, हमसे गलती हो सकता है। हम भी, आपका फील्ड मेरा फील्ड दोनों अलग है, कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलती हुआ, तभी तो हम रिजल्ट मेरा फाइनल नहीं हो पाया, बार बार इंटरव्यू से आ जा रहे हैं। कुछ तो मेरे में रही होगी कमियां, ठीक है ना। तो ये चीज आप इससे सीखिए। गलती निकालना है तो आप फोन कीजिए कभी, हम अपना 50 को बुराई आपको बता देंगे। हमको पता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, हम चीजों से सीखते हैं। आपका भी काम है, अभी 90 दिन तो फिलहाल पढ़िए। पार्टी वार्टी जिस दिन होगा, सिलेक्शन विलेक्शन का, फोन कीजिएगा, जगह बता दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। आराम से बैठ के 2-4 घंटा 10 घंटा बात करेंगे, हर चीज बताएंगे। टाइम निकल ही जाएगा। कुछ कुछ अगर व्यवस्था वगैरह रहेगा तो चलिए आगे। माधव, आगे लिखिए आगे। माधव नारायण राव। हाँ, हाँ, इसके बाद जो बनेगा ना पेशवा, 61 से 72 तक रहेंगे ये, 1761 से 1772 तक। इसके समय मराठा साम्राज्य, इसके समय मराठा साम्राज्य
की खोई हुई शक्तियां इसके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। दोबारा मिलने लगी। 1 मिनट रुकिएगा। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग सबको। अब आवाज एक बार जरा सा चेक करके बताइए कि आ रहा है कि नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, इसके बाद आगे का पेशवा का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। इसके समय क्या लिखे हैं? मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियां दोबारा से मिलने लगी। यह एक योग्य पेशवा था। यह एक योग्य पेशवा था। इसने इसने मुगल गद्दी पर मुगल गद्दी पर दोबारा शाह आलम द्वितीय को इसने मुगल गद्दी पर दोबारा शाह आलम द्वितीय को बैठाया, जो अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। जो अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। ठीक है, समझ गए? आगे लिखिए। एक नोट दे के लिख लीजिए। नारायण माधव राव, या सॉरी, माधव नारायण राव का कार्यकाल बहुत छोटा था। कार्यकाल बहुत छोटा था। इनके चाचा रघुनाथ इनके चाचा रघुनाथ इनके चाचा रघुनाथ ने इनकी हत्या कर दी थी। इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद लिखिए 73 से 95 तक कौन आएगा? माधव राव द्वितीय। 73 से 95 लिखिए। माधवराव द्वितीय। यह अल्पायु था। 95, हाँ, 1773 से 1795। यह अल्पायु था। अतः इसे सहायता देने के लिए इसे सहायता देने के लिए बार भाई परिषद का गठन किया गया। यह परिषद 12 मंत्रियों का यह परिषद 12 मंत्रियों का एक समूह था। 12 मंत्रियों का एक समूह था। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस
नाना नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। महाद महादजी महादजी सिंधिया प्रमुख थे। मतलब ये जो बार भाई परिषद है ना, देखिए आपको पता है कि कोई भी जो अल्प आयु आदमी अगर राजा बनेगा या पेशवा बनेगा, वो इतना मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक परिषद का निर्माण किया गया मराठा साम्राज्य में, जो इतने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, जिनका काम था कि जो पेशवा होगा ना उसको बताना कि क्या क्या करना है, मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, उनको सहयोग करेगा। तो उनमें 12 लोगों का एक समूह होगा, 12 मंत्री होंगे, ठीक है ना। और उसको मतलब 12 मंत्री में भी 2 मंत्री जो है ना, एक नाना फडणवीस और एक महादजी सिंधिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी रहेंगे, जो बाद में इन्हीं को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे आगे चलाने के लिए, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 12वीं परिषद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से विभक्त है या किसके शासनकाल का चीज है। मुगल का पूछ देगा, दिल्ली सल्तनत का पूछ देगा, खिलजी पूछ देगा, मराठा पूछ देगा। तो किसके लिए है, मराठा। तो 12वीं जो आपका परिषद है इसमें कितने लोग होते हैं, तो 12 से है ना 12, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और, अष्टप्रधान शिवाजी के समय, 8 मंत्रियों का समाहार, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, 8 एकदम कवि, और मतलब दिग्गज का मतलब क्या है, 8 कवि, या जो 8 ऐसे लोग जो तेलुगु भाषा में बहुत संपन्न हैं, उन लोगों का समूह कौन बनाया, कृष्णदेव राय। तो अष्ट दिग्गज क्वेश्चन आया हुआ है। अष्ट प्रधान का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अष्ट प्रधान किस सल्तनत से या किस साम्राज्य से रिलेटेड है, मराठा, शिवाजी के समय बना था। अष्ट दिग्गज विजयनगर साम्राज्य, है ना, कृष्णदेव राय, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और उसी अष्ट दिग्गज में एक तेनालीराम भी थे, या तेनाली रमन या तेनाली राम उनका नाम है, ठीक है ना। अरे बचपन में बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे आप। आगे, रघुनाथ राव ने खुद पेशवा बनने के लिए, रघुनाथ राव ने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि, अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि कर ली, और अंग्रेजों को उपहार में बसीन तथा सालसेट, बसीन तथा सालसेट उपहार में दे दी। बसीन और साल मतलब ये जगह है ना, 2 जगह है। सूरत का संधि जब होगा रघुनाथ राव के समय होगा, 75 में होगा, अंग्रेजों का सहयोग लेना चाहेगा ये पेशवा बनने के लिए, है ना। ये वही रघुनाथ राव है, ये वही रघुनाथ है जो उसका हत्या किया है, किसका, माधव राव का। हाँ, माधव नारायण राव जो है ना, उसका हत्या किया है ये, ठीक है ना। और ये खुद इतना लालची आदमी है कि ये क्या करेगा ना, अंग्रेजों का सहयोग करेगा और अंग्रेजों के साथ मराठा का मतलब प्रतिनिधित्व करके एक संधि करेगा, और उस संधि में बोलेगा कि आपको हम बसीन वाला जो क्षेत्र है और सालसेट वाला क्षेत्र है हम आपको उपहार में दे रहे हैं, सिर्फ एक लालच से कि अंग्रेज इसका मदद करे पेशवा बनने में, ठीक है ना, यही चीज है। चलिए आगे लिखिए। किंतु अंग्रेज बाद में मुकर गए, अंग्रेज सब ले तो लिया लेकिन बाद में मुकर गया, तो लिख लीजिए, फिर बाद में अंग्रेज मुकर गए। बाद में अंग्रेज मुकर गए,
उसके बाद लिखिए, यही कारण यही कारण था यही कारण था कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच तनाव उत्पन्न हुआ तनाव उत्पन्न हुआ और आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया। आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया। और कुल कितने हुए आंग्ल मराठा युद्ध? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। देखिए अब थोड़ा समझिए क्या है। एक आदमी है रघुनाथ राव, ये जो रघुनाथ है, आवाज क्या कम आ रही है? अरे उधर की वजह से आ रही है, ये माइक तो बस उसके लिए है ना। ऑनलाइन वाले भी बोल रहे थे कुछ देर पहले, इसमें ऐसा कुछ बढ़ाने का फंक्शन दिया नहीं है यार। अच्छा, अब ठीक ठाक आ रहा है आवाज? थोड़ा सा इसकी वजह से हमको लग रहा है नहीं आ रहा। ये ठक ठक देखिए थोड़ा सा बस कोशिश कीजिए समझने का। हुआ क्या, रघुनाथ भाई साहब जो है ना, वो क्या हुआ, हत्या कर दिया किसका? माधव नारायण राव। अब उसका हत्या किया तो उसको लगा कि भाई सबसे बड़ा प्रबल दावेदार तो हम है, तो हम बनेंगे। लेकिन वहां पे भाई लोग गठन कर दिया किसका? बार भाई परिषद का। बार भाई परिषद ये चीज जान रहा था कि पहले अगर वंशानुगत होता सारा चीज, तो अपना अपना बाल बच्चा को सब बनाना चाहता था। लेकिन जब एक परिषद का निर्माण हुआ तो इस परिषद का 2 काम था। इस परिषद का पहला काम था कि जो भी पेशवा होगा उसको पहले सारा चीज सहयोग करना, जो भी प्रशासन है उसमें सहयोग करना। दूसरा कार्य था, वो आपस में मिल बांटकर पेशवा का चयन भी करना चाहते थे, है ना। अब इससे हुआ क्या कि जो रघुनाथ राव जो एक मर्डरर है, एक हत्यारा है, जो इससे पहले पेशवा का, इसने क्या किया, इसने 75 में जाके अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, मराठाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए। और अंग्रेजों से मतलब ये चीज बोला कि हमको आप पेशवा बना दीजिए, अपना सेना वोना मतलब भेज के, और ये सब नौटंकी जो बार भाई परिषद से सब सब खत्म कीजिए और हमको आप स्थापित कर दीजिए। अंग्रेज बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे। और अंग्रेज से मतलब इसका बात जब जुबान अंग्रेज दिया ना, तो उसके खुश होकर ना ये बसीन और जो सालसेट, जो 2 जगह है ना, ये अंग्रेजों को दे दिया गिफ्ट में, खुश करने के लिए तोहफा के रूप में कि आप ले लीजिए। अंग्रेज बाद में क्या हुए ना, मुकर गए, क्योंकि यहाँ पे बार भाई परिषद जो छोटा स्तर पे स्टार्ट हुआ था, ये एक बहुत प्रबल सत्ता का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब मराठाओं के बीच और इन दोनों के बीच, एक तो रघुनाथ और अपना जो इधर चल रहा है, इन लोग पेशवा का बीच का जो तनाव है, और एक अंग्रेज और मराठाओं के बीच का तनाव है। अंग्रेज हमेशा इस ताक पे रह रहे थे कि मराठा आपस में लड़े, कमजोर हो, कमजोर होने के बाद हम जाके क्या कर दें, धावा बोल दें, सबको मिला लें। आपस में वो लोग पहले लड़वाया। बाद में क्या हुआ, अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज उसके मतलब क्या बोल सकते हैं कि जब ये चीज से मुकर गया ना, गिफ्ट विफ्ट लेने के बाद मुकर गया, मुकरने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में एक तनाव उत्पन्न हुआ। ये जो तनाव उत्पन्न हुआ, यही तनाव कारण बना आने वाला 3 जो मराठा और अंग्रेजों के बीच का जो युद्ध होगा ना, इसके बीच का कारण बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। अब पहला लिखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लिखिए, 78 से 82, 4 साल चलेगा। 1778 से 82, इसमें लिखिए कुछ। यह युद्ध यह युद्ध
महादजी सिंधिया, यह युद्ध महादजी सिंधिया, वही 12 भाई में था ना। महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सालबाई की संधि से सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि के तहत बार भाई परिषद, इस संधि के तहत बार भाई परिषद को मान्यता दिया गया। बार भाई परिषद को मान्यता दिया गया और माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। 1795 में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय माधव नारायण ने माधव द्वितीय लिख लीजिए। माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। हाँ, महादजी सिंधिया भी और माधवराव द्वितीय दोनों मर जाएगा, है ना, कि मृत्यु हो गई। और अगला पेशवा कौन बनेगा? बाजीराव द्वितीय। और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। अब लिखिए बाजीराव द्वितीय लिखिए। 95 से 1818, 1795 से 1818, ठीक है ना। बाजीराव 2, ये काम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है क्या क्लास के समय डेली? तो इंपॉर्टेंट काम हो गया, ये बाद में भी हो देखिए थोड़ा सा तो पता नहीं क्या है, एक बार बात करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, लिखे यह अंतिम पेशवा थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। यह अंतिम पेशवा थे। इसके या इनके कार्यकाल में दो आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुए। 2 आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुए।
ठीक है। इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसी के जस्ट बाद लिखे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अठारह सो 3 से 6 होगा। हाँ मतलब 3 से 5, 3 से 6 दोनों है। 1803 से 6 लिख लीजिए आप। लुसेंट में 5 दिया हुआ है ना। 1803 से 5 से 303 से 306 लिखे। यह युद्ध बसीन की संधि, यह युद्ध बसीन की संधि, बसीन की संधि यह युद्ध बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। एक नोट दे के लिखिएगा नीचे। बसीन की संधि को, बसीन की संधि को भोसले, होलकर और सिंधिया, बसीन की संधि को भोसले, होलकर भोसले, होलकर और सिंधिया कहां कहां से थे? भोसले कहां? लास्ट क्लास में पेज पलटिए। होलकर इंदौर और सिंधिया ग्वालियर, और ये एक नागपुर। 3 ये जो है ना, ये तीनों याद कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं पूरा मराठा साम्राज्य, बसीन का संधि हुआ, अधीनता स्वीकार कर लिया बाजीराव द्वितीय, लेकिन उनके साम्राज्य में जो 3 जगह था ना, ये 3 आदमी होलकर, भोसले और सिंधिया, ये बसीन के संधि को नहीं माना, इसको स्वीकार नहीं किया। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना एग्जामिनर को। अगर मेरे ऐसा एग्जामिनर रहा कि थोड़ा बच्चा को परेशान करना है, तो डायरेक्टली बोलेगा कि बेटा निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य के किस मतलब क्लैन ने बसीन की संधि को स्वीकार नहीं किया, और उसमें 3 गो 4 गो ऑप्शन दे देंगे और उसमें मैच द फॉलोइंग दे देंगे। पहला बोल देंगे होलकर, भोसले, ठीक है ना, सिंधिया, और क्या था, गायकवाड़, 5 दे देंगे। और उसके नीचे ऑप्शन देंगे केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, निम्नलिखित में से सब, है ना। तो सब नहीं होगा, गायकवाड़ भी बोले थे ना, तो 1, 2 और 3। और ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, है ना, बीपीएससी में और उत्तर प्रदेश में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश पीसी ऐसा क्वेश्चन है ये, कि बसीन का जो संधि है ना, निम्नलिखित में से कौन लोग जो थे ना वो नहीं किए थे। तो इतना एक्यूरेसी से काम करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देते, ये मत बोलिएगा सर आप पढ़ाए नहीं थे, हम आपको बता दिए हैं ये सारे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब एग्जाम में आप गलत करके आएंगे तो ये आपका गलती है, ठीक है। चलिए, स्वीकार नहीं किया, और सिंधिया, होलकर और कौन थे, भोसले,
इन्होंने बसीन की संधि को स्वीकार नहीं किया और यही कारण बना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। और आंग्ल मराठा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण यही बना। ठीक है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का यही बना। अब 17 से 18 में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 17-18 में होगा, इसको लिख लीजिए। यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह युद्ध पुणे की संधि, यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद, और इस युद्ध के समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर, कानपुर में भी कौन सा, बिठूर, बिठूर भेज दिया। कानपुर बिठूर भेज दिया। इस पेशवा बाजीराव द्वितीय, इस पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ, है ना, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र नाना साहब था। नाना साहब, नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद, बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था, पेंशन दिया जा रहा था। किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में बंद कर दिया गया था। और यही कारण था कि नाना साहब 1857 के युद्ध में भाग लिए, कानपुर से भाग लिए। दो नाना साहब के बारे में पढ़ लिए, है ना। ये बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र है। अब थोड़ा सा कहानी समझिए, थोड़ा सा समझिए हो क्या रहा है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध बात कर लिए हम लोग। अब बात रह गया दूसरा और तीसरा का। तो दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा वो किसके तहत समाप्त होगा, कौन सा संधि, बसीन की संधि। बसीन की संधि को मानने वाला तीन कौन कौन है, भोसले, होलकर। लेकिन द्वितीय जो मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें बाजीराव द्वितीय अधीनता स्वीकार कर चुका था, बसीन की संधि भी हो चुकी थी, पेंशन भोगी बन भी चुका था। लेकिन इससे तीन लोगों ने आपत्ति जताई, होलकर, भोसले और सिंधिया। ये बोला इसे थोड़े मान जाएंगे, मराठा साम्राज्य भाई, तुम अंग्रेजी को गुलाम बन जाओ, हम नहीं बनेंगे। अब इसके इन तीनों के वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों में और इन तीनों का जो मतलब अपना अपना जागीर है, इनके बीच में एक तनाव उत्पन्न हुआ।
और ये तनाव जो है ना, ये तनाव कारण बन गया तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ये भी ब्रिटिशर से जीते। और कौन सा संधि से मतलब खत्म हुआ? पुणे का एक संधि किया गया। पुणे का संधि किया गया, और पुणे के संधि में क्या हुआ, जो बाजीराव द्वितीय थे ना, उसको कहाँ भेज दिया गया? बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। कभी आप कानपुर जाइएगा, गए हैं कानपुर? कानपुर भी मतलब अब पूछना पड़ेगा कि कंकड़बाग गया, बोरिंग रोड गया? यार हम तो विदेश देश बोलना ही छोड़ दिए हैं, अब खाली भारत का बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बिहार में आना पड़ेगा कि बिहार में कहाँ कहाँ गए हैं। यही तो काम अच्छा करता है, बीपीएससी अलग अलग जगह पे घुमा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि बाजीराव द्वितीय जो है ना, इसको भेज दिया गया कि बोला कि चाचा आपको पेंशन दे रहे हैं, कानपुर आप जाइए और कानपुर में रहिए। और कानपुर में छोटा मोटा जागीर दे के वहां पे राजा बना दिया। उसका पेंशन उसको दे रहा था। अब बाजीराव द्वितीय का दूसरा मतलब उसका पुत्र हो ही नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, साम्राज्य आगे बढ़ाना ही है, राजा महाराजा है भाई साहब, प्रेशर है समाज का। तो उसने क्या किया, एक पुत्र गोद लिया, उसका नाम रखा नाना साहब। ठीक है ना? और वो नाना साहब जो था उस समय बच्चा था, बाद में अंग्रेज उसको भी पेंशन देना स्टार्ट किया। हाँ मतलब जब वो उसके पिताजी मर गए तो उसको भी देना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ ना, एक आदमी आया गवर्नर जनरल बन के, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और ये जो है ना, ये लेकर आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है ना? और ये डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई साहब देखो, जो तुम्हारा ब्लड रिलेशन वाला होगा ना, उसी को हम मानेंगे। ये दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ, इसको वैल्यू नहीं देते हम। तो इससे तीन चार लोग परेशान हो गया। एक रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी, उसको क्योंकि उसका भी दत्तक पुत्र था। नाना साहब जो है इसका भी अलग है। तो इन लोग जो है ना, ये लोग सोचा कि अब हम आगे क्या करें, तो इन लोग विरोध किया। और डलहौजी ने इनके राज्य को जब मिलाना स्टार्ट किया, तो 1857 की जो क्रांति हुई ना, इसीलिए कानपुर से उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? नाना साहब। ऐसा लोग मानते हैं कि नाना साहब और आपका जो झांसी की रानी है ना लक्ष्मीबाई, इन दोनों का एक कॉमन कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था तात्या टोपे। है ना? एक सीरियल उरियल भी आया था झांसी की रानी, उसमें बहुत गलत गलत दिखाया है, खाली फुटेज के लिए। उसमें दिखा रहा है कि भाई सब दोनों मतलब भाई बहन है, या इस टाइप से पूरा चल रहा है। मोरूपंत उसके पिताजी का नाम है। और मतलब कुछ फुटेज के लिए आप इतना ज्यादा गलत नहीं दिखा सकते, दिमाग में सबको वही लग रहा है। ठीक है ना? उसका नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? मनु। ई सही दिखाया। ठीक है ना? मणिकर्णिका उनका नाम था। और एक मूवी भी शायद आया है इसमें, मणिकर क्या क्या नाम था उसका? अरे कंगना रनावत है भाई साहब उसमें। हाँ मूवी का नाम मणिकर्णिका है ना, हाँ तो वही मूवी का नाम है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है? मूवी तो बड़ा मतलब ऐतिहासिक है। इसमें कंगना रनावत एगो चीज अच्छा की, खाली घोड़ा पे सवार होके एकदम पूरी तरीके से काम किए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो ऐतिहासिक जो फैक्ट होता है ना, वो डालना चाहिए, वो नहीं डाल पा रहा है लोग। तो कहानी डालना है तो कुछ भी मतलब करवा देगा भाई। पद्मावती जो कहानी था पद्मावत, पहले तो तीन चार बार इसका नाम चेंज किया। उसके बाद स्टार्ट हुआ तो तनिष्क का ऐड आया। इतना रानी को सजा दिया है कि भाई पूरा ज्वेलरी तनिष्क का ऐड ही लग रहा है। वो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। मतलब ठीक है, अपना खूबसूरती अपने जगह पे है, हर जगह पे एक चीज दिखा रहा है। एक पहलू की आप फुटेज के लिए कुछ भी, बहुत मार हुआ था ये लोग को पता है ना राजस्थान में, दौड़ा दौड़ा के मारा था करनी सेना। कि आप कुछ भी थोड़े दिखाइएगा। पद्मिनी उन लोग आज भी देवी के जैसा, माँ के जैसा पूछता है, उसका एक डांस का वीडियो दिखा रहा है कि इधर से कुछ पहने नहीं है। अरे भाई ऐसा थोड़े होगा। जो मतलब जौहर कर दी, वो अपना अंग प्रदर्शन कैसे कर सकती है? फिर गाना चेंज किया, दोबारा शूट करना पड़ा उसको। ठीक है ना? दोबारा शूट किया गया उसके बाद। तो ये ऐतिहासिक पहलू से थोड़ा छेड़छाड़ है, सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर देखना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ा आगे लिख लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बहुत सारा संधि हुआ, उसको एकदम लाइन से लिख लीजिए आप। चार संधि जो है
पहले लिख लीजिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ना तृतीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की संधियां, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की संधियां, ठीक है ना। सबसे पहले पूना का संधि, पूना का कौन था, पेशवा, हाँ मतलब वही पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय, पुणे का संधि किया, पूना का संधि। उसके बाद लिखे नागपुर, नागपुर में कौन थे, पूना का संधि जो तृतीय के बाद हुआ ना, जिसे समापन हुआ, तो वो तो बाजीराव द्वितीय किया। बाकी दो को जो बसीन, जो तीन आदमी बसीन का संधि नहीं माना था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मानेगा ना, क्योंकि ब्रिटिश हरा तो दिया है, तो उन लोग तीनों के साथ भी संधि करेगा, तो वो लिखना है आपको। फिर लिखिए आप नागपुर की संधि किसके साथ हुआ, भोसले के साथ, नागपुर की संधि भोसले के साथ, हाँ अंग्रेज के साथ ही करेगा। उसके बाद इंदौर की संधि होलकर के साथ, इंदौर की संधि जिसको मंदसौर भी बोलते हैं, मंदसौर की संधि, इंदौर का संधि भी इसको बोल सकते हैं आप, है ना, होलकर। और तीसरा है ग्वालियर की संधि जो सिंधिया के साथ हुआ है ना, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि ये सिंधिया के साथ होगा। अब एक लिख लीजिए, नोट दे के लिखिए, आज खत्म कर देंगे इसको, है ना, थोड़ा सा क्लास ज्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट दे के लिखिए, नोट, बड़ौदा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई, हाँ यहां पे कौन थे गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ कोई भी संधि नहीं की गई, क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं थे, आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं थे। इसने स्वतः ही इसने स्वतः ही इसने स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता, स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट लिखिएगा उसके बाद 1818 आते आते 1818 आते आते 1818 आते आते मराठाओं की शक्तियां, मराठाओं की शक्तियां कमजोर होने लगी, कमजोर होने लगी, और अंग्रेजों ने इन पर अधिकार कर लिया, और अंग्रेजों ने इन पर अधिकार कर लिया। एक छोटा सा नोट देके और लिखिए पिंडारी, पिंडारी एक मूवी आया था, उसका नाम था वीर, सलमान खान का सुपर फ्लॉप मूवी है, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पिंडारी के बारे में इसमें दिखाया गया है, इसमें भी भाई लोग कवाड़ा कर दिया लव स्टोरी दिखा के, हर जगह एक ही कॉन्टेक्स्ट में लोग लगता है दिखाने, ठीक है ना। तो ये पिंडारी के बारे में है, इसमें लिखिए पिंडारी के बारे में,
या मराठा के छोटी टुकड़ी, या मराठा के छोटी टुकड़ी सेना थी, छोटी टुकड़ी सेना थी जो जंगलों में रहती थी, जो जंगलों में रहती थी और गुरिल्ला युद्ध तकनीक से, और गुरिल्ला युद्ध तकनीक से, और गुरिल्ला युद्ध तकनीक से अंग्रेजों से लड़ती थी, अंग्रेजों से लड़ती थी। एक आदमी है, उसका नाम है मैल्कम ग्रे, ठीक है ना। मैल्कम ग्रे, इन्होंने पिंडारी को मराठाओं का कुत्ता कहा है, लिख लीजिए। मैल्कम ग्रे ने पिंडारियों को, पिंडारियों को, मैल्कम ग्रे ने पिंडारियों को, हाँ, मैल्कम ग्रे ने पिंडारियों को मराठाओं का कुत्ता, मराठाओं का कुत्ता, ब्रैकेट में वफादार भी लिख सकते हैं आप, हाँ, मराठाओं का कुत्ता कहकर, हाँ, कहकर संबोधित किया है। और एक चीज और इसी में लिख लीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, के कार्यकाल में पिंडारियों का दमन हुआ, पिंडारियों का दमन हुआ, पिंडारियों का दमन हुआ, पिंडारियों का दमन हुआ। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को, इसलिए पिंडारियों को, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों का दमनकर्ता, दमनकर्ता कहा जाता है। थोड़ा सा लिखिए, मराठा प्रशासन व्यवस्था, मराठा प्रशासन व्यवस्था, हाँ, मराठा प्रशासन व्यवस्था। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन या मराठा प्रशासन व्यवस्था, इसको लिखिए थोड़ा। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने की, मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने की, मराठा मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने की। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। उन्होंने प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों का, या 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, उन्होंने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, उन्होंने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसे अष्टप्रधान, अष्ट प्रधान, अष्टप्रधान कहकर संबोधित किया जाता है, अष्टप्रधान कहकर संबोधित किया जाता है। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद, मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति का था, सबसे बड़ा पद छत्रपति का था।
और उसके बाद पेशवा का था, उसके बाद पेशवा का था। अब अष्टप्रधान कौन कौन होते थे इसको लिख लीजिए, अष्टप्रधान टॉपिक डालिए, ठीक है। अब डालिए अष्टप्रधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही रखिएगा, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आएगा। सबसे पहले लिखिए पेशवा, सबसे पहले लिखिए पेशवा। पेशवा कौन होते थे? या छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण, या पेशवा सॉरी, या छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद, या पेशवा या छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति के अनुपस्थिति में, इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण पद था, इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना था, छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना था। दूसरा लिखिए मजूमदार, मजूमदार, और इसी को कभी कभी अमात्य भी बोलते हैं, अमात्य, मजूमदार स्लैश देके अमात्य लिख लीजिए। इसके बारे में लिखिए, या वित्त मंत्री का पद था, या वित्त मंत्री का पद था, या वित्त मंत्री का पद था, जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था, जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। तीसरा था सरिये नौबत, सरिये नौबत, या सेनापति का पद था, या सेनापति का पद था। उसके बाद था एक चौथा सुमत, हाँ, ये बेसिकली अष्टप्रधान में कौन कौन क्या होते थे ना, बस वही हम लोग को देखना है। उसके बाद एक थे सुमत, सुमत, सुमत के बारे में लिखिए थोड़ा, या विदेश मंत्री का पद था, या विदेश मंत्री का पद था, हाँ सुमत, सुमत, या विदेश मंत्री का पद था। इसका कार्य विदेशी, इसका कार्य विदेशी राज्य से तालमेल बैठाना था, तालमेल, तालमेल बैठाना था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद लिखिए वकाय नाबिश, वकाय नाबिश लिख दे रहे हैं भाई, वकाय नाबिश, इसी को वकानबिस भी बोलते हैं कभी कभी, वकानविश, ठीक है, वकायनबिश या वकानबिश। यह सूचना गुप्तचर, या सूचना गुप्तचर तथा संधि करने वाला मंत्री था, तथा संधि करने वाला मंत्री था। एक है चिटनिस, चिटनिस, ये चौथा था ना कि पांचवा, नंबरिंग कर लीजिएगा, चिटनिस, चिटनिस लिखिए। इसका कार्य पत्राचार, इसका कार्य पत्राचार व्यवस्था को देखना था, इसका कार्य पत्राचार व्यवस्था को देखना था। इसके बाद है पंडित राव, पंडित राव,
पंडित राव का लिखिए। इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था। इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था। हम्म। और एक है लास्ट न्यायाधीश। दूसरा है न्यायाधीश। इसका कार्य न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करना था। न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करना था। इसके बाद टॉपिक डालिए मराठा सैन्य व्यवस्था। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं ना। मराठा सैन्य अच्छा 2 टॉपिक बचा हुआ है और। अच्छा छोड़िए तब कल ही कर देंगे, ठीक है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा रिवीजन का। नहीं देखिए थोड़ा देर, बेसिकली हम लोग जो आज मराठा में पढ़े हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न जो बनेगा ना आपका, वो पूछेगा इसी से, अष्टप्रधान से, उसका शासन प्रशासन व्यवस्था से, उसका सैन्य व्यवस्था से, उसका राजस्व व्यवस्था से। इन सब में है क्या कि अलग अलग जितना भी है ना मंत्री अष्ट प्रधान में जो है, सबका अलग अलग कार्य है। बहुत बार पूछा है वकायनविस क्या है, बहुत सारे सेट में पूछा है न्यायाधीश का क्या काम था, अमात्य का क्या काम था, है ना, सुमत का काम क्या था, और एक चिटनिस। तो ये 4-5 क्वेश्चन मराठा से अगर जब भी आएगा ना, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये सब बोनस नंबर है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए टफ है, आप अगर इसको ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ये, है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ऑनलाइन वाले आपको अगर कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा मराठा का जो जितना राजाओं का क्रम है ना, वो हम लिखवा दिए हैं। आप लास्ट क्लास किए थे, सारा क्रम से ही लिखवाए हैं हम। आज दोनों में चल रहा है क्या, लाइव और यूट्यूब और उसमें दोनों में। हम्म। एप्लीकेशन ठीक हो गया है, अब एप्लीकेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एप्लीकेशन में लाइव क्लास चल रहा होगा आपका। हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ पूछना है, एनी डाउट? नहीं है तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।